प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है प्लांट ब्रीडर्स एंड फार्मर्स राइट्स, पादप प्रजनक व किसानों के अधिकार। तो सबसे पहले जो पीबीआर है या पादप प्रजनक अधिकार हैं ना, या इसको प्लांट ब्रीडर्स राइट बोल देते हैं, ये क्या होते हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। तो इसको किस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। तो पीबीआर है एक्चुअल में है क्या, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ही एक रूप है ना। मैंने आपको लास्ट लेक्चर करवाया था आईपीआर का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का, तो उसका ही एक और रूप है जिसको पीबीआर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पीबीआर किसको दिया जाता है, प्लांट ब्रीडर को या पादप प्रजनक को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि पादप प्रजनक या प्लांट ब्रीडर एक नई किस्म को विकसित करता है। ठीक है, न्यू वैरायटी जो है क्रॉप की या फसल की, उसको पादप प्रजनक के द्वारा या प्लांट ब्रीडर के द्वारा विकसित किया जाता है। ठीक है, अब विकसित तो किसी एक पादप प्रजनक ने किया है और उसका जो यूज है या उपयोग है वो कोई दूसरा पादप प्रजनक कर ले। ठीक है, ऐसा होने से रोकने के लिए पीबीआर या प्लांट ब्रीडर राइट्स बनाए गए हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है, अभी जो पादप किस्म है या प्लांट वैरायटी है उसको कंजर्व्ड किया जाता है या संरक्षित किया जाता है। ठीक है, और पादप प्रजनक या प्लांट ब्रीडर के अधिकार को सुरक्षित किया जाता है। ठीक है, लॉज के द्वारा या कानून के द्वारा। अब एक पादप किस्म या प्लांट वैरायटी क्या होती है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये पौधों का एक समूह होती है या प्लांट्स का एक ग्रुप होती है जिसके अंदर कुछ लक्षण या कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो कौन कौन से लक्षण हैं, सबसे पहला है अन्य किस्मों से विभेदित किया जा सकता है। ठीक है, एक प्लांट वैरायटी या एक पादप किस्म जो है उसको किसी दूसरी पादप किस्म से स्पष्ट रूप से हम लोग विभेदित कर सकते हैं। लक्षणों के अंदर हम लोग ये बता सकते हैं कि इस किस्म के ये लक्षण होते हैं और इस किस्म के ये लक्षण होते हैं। तो दोनों के अंदर विभेदन होता है, डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, ये सबसे पहला लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या है, अभी जब ये रिप्रोडक्शन करते हैं या जनन करते हैं ये जो पौधे हैं, है ना, तो अगली पीढ़ी में इनके जो लक्षण हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए हमने फसल को उगाया है ना, फसल कैसे उगाएंगे, बीजों के द्वारा उगाएंगे। तो जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो हमें क्या मिलता है, अभी बीज प्राप्त होते हैं, हम लोग सीड्स को हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, बीजों को एकत्रित कर लिया। अब अगर हम इन बीजों को अगले वर्ष फिर से उगाना चाहें, ठीक है, नेक्स्ट ईयर फिर से अगर हम इन बीजों को उगाना चाहें, तो जो प्लांट्स डेवलप होंगे या पौधे विकसित होंगे उनके लक्षण जो है वो सेम रहेंगे या समान रहेंगे, यानी उनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी या जनरेशन बाय जनरेशन अगर इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन होता है तो इनके लक्षणों में या इनके कैरेक्टर्स के अंदर परिवर्तन नहीं होता है या चेंज नहीं आता है। ये दूसरा कैरेक्टर है। तीसरा कैरेक्टर है बाह्य लक्षणों में सभी पौधे एक रूपता दर्शाते हैं। ठीक है, जैसे अपने गेहूं की कोई किस्म है, उगा ली है ना, तो जो प्लांट्स डेवलप होंगे या पौधे विकसित होंगे उन सभी पौधों की जो बाह्य आकारिकी है या बाह्य लक्षण जो आपको दिखाई देते हैं, या बाहर से देखने पर आपको सभी पौधे या सभी प्लांट्स एक जैसे दिखाई देंगे या एक समान वो लक्षण प्रारूप प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यूनिफॉर्मिटी या एक रूपता होती है पौधों के अंदर। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अभी प्लांट वैरायटी या पादप किस्म। तो उसके अंदर ये तीन कैरेक्टर्स या तीन लक्षण होते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, अब जो पीबीआर हमने बनाया है, प्लांट ब्रीडर को जो राइट दिया है, उसके बेनिफिट क्या है, उसके लाभ क्या है। तो कोई भी नई किस्म जब विकसित होती है तो उसके लिए क्या चाहिए होता है, अभी फंड चाहिए होता है, निवेश चाहिए होता है। और निवेश किसके द्वारा किया जाता है, अलग अलग कंपनियों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगर जो पादप प्रजनक है उसके द्वारा विकसित की गई किस्म लॉज के द्वारा या कानून के द्वारा सुरक्षित हो, ठीक है, तो ये पादप प्रजनक उस कंपनी के साथ जो निवेश कर रही है यानी जो पैसा लगा रही है उस कंपनी के साथ डील कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कोई भी अदर कंपनी, अन्य कंपनी या कोई भी अदर जो प्लांट ब्रीडर है या पादप प्रजनक है वो इस किस्म का उपयोग नहीं कर सकता। तो इस किस्म का जो बीज उत्पादन है वो उसी कंपनी के द्वारा किया जाएगा
जिसने इस कंपनी को इस किस्म को विकसित करने के लिए पैसा लगाया है या फंड दिया है या निवेश किया है। ठीक है, तो होगा क्या, जो प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम होगा या पादप प्रजनन प्रोग्राम होगा उसमें निवेश करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियां, है ना, प्रोत्साहित होंगी, एनकरेज होंगी। ठीक है, तो इसका मतलब नई नई जो प्लांट वैरायटीज़ हैं या नई नई जो किस्में हैं फसलों की, वो विकसित होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, नई उन्नत फसली किस्मों का विकास जो है उसको बल मिलेगा। ठीक है, एक ही फसल की कई सारी वैरायटीज़ जो हैं या बहुत सारी जो उन्नत किस्में हैं वो मार्केट के अंदर किसानों के लिए या फार्मर्स के लिए उपलब्ध होंगी। ठीक है, तो एक फ़ायदा तो इसका ये है। दूसरा बेनिफिट या फ़ायदा क्या है, सशक्त पादप प्रजनन प्रोग्राम, इसको स्ट्रॉन्ग प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम भी बोल देते हैं। ठीक है, उसका फ़ायदा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि जो अधिकार है या राइट है उसको संरक्षित किया गया है। ठीक है, उसमें किसी कंपनी के द्वारा जो निवेश है वो बहुत ज़्यादा किया गया है। ठीक है, उसमें जो पादप प्रजनक या प्लांट ब्रीडर बहुत मेहनत कर रहा है। ठीक है, उसको बोल देते हैं सशक्त पादप प्रजनन प्रोग्राम या स्ट्रॉन्ग प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, जिसमें नई किस्म या न्यू प्लांट वैरायटी को डेवलप करना होता है। ठीक है, तो इससे होगा क्या, अभी फसली किस्मों की जो उपज है उसको बढ़ा सकता है। ठीक है, जो पादप प्रजनक है वो ऐसी फसली किस्म विकसित करेगा जिसकी उपज प्रति हेक्टेयर बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, इसका फायदा किसको होगा, अभी कंपनी को भी होगा, बीज कंपनी को भी होगा, और फार्मर्स जो है किसान जो है उनको भी इसका फायदा होगा। दूसरा क्या हो सकता है, नई किस्मों की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है ना। अब जो पादप किस्में होती हैं उनसे हमें क्या मिलता है, अभी बीज मिल सकते हैं, है ना, उसका जो उत्पाद है वो क्या हो सकता है, बीज हो सकता है या कोई और भाग हो सकता है। तो ज़्यादातर जो सीड है वो इकोनॉमिक पार्ट होता है या आर्थिक भाग होता है। तो बीज की जो गुणवत्ता है या जो क्वालिटी है अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा होगी तो मार्केट के अंदर जो फार्मर्स को उसका प्राइस मिलना है ना, या उसका मूल्य मिलना है वो ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। तो गुणवत्ता या क्वालिटी को भी बढ़ाया जा सकता है, तो ये भी एक बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा जो नई नई किस्में विकसित होती हैं, है ना, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के द्वारा जो नई किस्में विकसित होती हैं उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्व हैं उनकी मात्रा को बढ़ाया जा सकता है ना। इससे होगा क्या, अभी जो ह्यूमन माल न्यूट्रिशन की समस्या होती है ना, मनुष्य के अंदर जो कुपोषण की समस्या होती है वो दूर हो सकती है, और मानव स्वास्थ्य संबंधी जो लाभ हैं या बेनिफिट हैं वो हो सकते हैं। ठीक है, ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड जो भी बेनिफिट्स हैं वो मिल सकते हैं ह्यूमन स्पीसीज को, तो ये भी एक बेनिफिट है। उसके बाद नेक्स्ट, रोग रोधिता व प्रतिबल सहिष्णुता को बढ़ा सकता है। ठीक है, अब पौधों के अंदर जो उपज की हानि का प्रमुख कारण है वो क्या हो सकता है, अभी दो तरह के स्ट्रेस या प्रतिबल होते हैं। एक तो होता है बायोटिक स्ट्रेस या जैविक प्रतिबल, जिसके अंदर आपके आते हैं रोग या डिजीज़, है ना, और इसके अलावा इंसेक्ट पेस्ट्स या कीट पीड़क बोल देते हैं इनको। तो इन दोनों के द्वारा उपज जो है उसकी सबसे ज़्यादा हानि की जाती है। दूसरा अजैविक प्रतिबल, एबायोटिक स्ट्रेस, है ना, जैसे टेम्परेचर है, तापमान है, या ह्यूमिडिटी है, आर्द्रता है, रेनफॉल है ना, सोइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ड्रॉट है, ठीक है, सैलिनिटी है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, एबायोटिक स्ट्रेस या अजैविक प्रतिबल होते हैं। तो इनका भी उपज के ऊपर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। अब हम जो नई किस्में डेवलप कर रहे हैं, न्यू वेराइटीज़ विकसित कर रहे हैं, उनके अंदर हम लोग रोग रोधिता के गुण को विकसित कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्ट्रेस टॉलरेंस है, प्रतिबल सहिष्णुता जो है उसको भी विकसित कर सकते हैं। इससे क्या होगा, फसल की जो उपज हानि है या क्रॉप की जो यील्ड लॉस है वो बहुत ही कम होगा। तो ये भी एक बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा हमें पता है कि जब भी हम लोग फसल लेते हैं, जो फार्मर्स हैं या किसान हैं जब फसल लेते हैं तो उसके अंदर हमें बहुत सारे उर्वरक या फर्टिलाइजर्स डालने पड़ते हैं। इसके अलावा कीटनाशी या इंसेक्टिसाइड्स डालने पड़ते हैं इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए, है ना। बहुत सारे डिजीज़ जैसे रोगों को नियंत्रित करने के लिए हमें फंजीसाइड्स वगैरह, कवकनाशी वगैरह उसमें डालने पड़ते हैं। तो ये जो भी केमिकल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं या रसायन हम लोग उपयोग कर रहे हैं उसका एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, वातावरण के ऊपर उसका बहुत ही बुरा प्रभाव होता है। इसीलिए आजकल जो है वो ऑर्गेनिक
जो फार्मिंग है या कार्बनिक जो खेती है उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है, जिसमें इन सब इंसेक्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो नई किस्में विकसित कर रहे हैं या न्यू वेराइटीज़ डेवलप कर रहे हैं, वो कम से कम फर्टिलाइजर्स या उर्वरक यूज़ करें, वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट हों, कीट रोधी हों, जिससे उन पर कीटनाशियों यानी इंसेक्टिसाइड्स के छिड़काव की आवश्यकता न पड़े, है ना। ऐसी फसली किस्में हम लोग आजकल डेवलप कर रहे हैं, नए जो प्रजनन प्रोग्राम हैं, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स हैं। तो इससे होगा क्या, अभी जो एनवायरनमेंट होगा हमारा या वातावरण होगा उसको बेनिफिट होगा, ठीक है, उसका लॉस नहीं होगा, तो ये भी एक बेनिफिट हो सकता है। चलिए अब हम बात करते हैं फार्मर्स राइट्स या किसानों के अधिकारों की। तो इसमें एक चीज़ जरूर पूछी जाती है अभी एग्जाम के अंदर, पीपीवी एंड एफआर एक्ट कौन से ईयर में लागू हुआ था, ठीक है, कौन से ईयर में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इसके अंदर 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, तो 2001 का नाम आपको ध्यान में रखना है, 2001 में पीपीवी एंड एफआर एक्ट, ठीक है। पीपीवी एंड एफआर, इसकी फुल फॉर्म भी आपसे पूछी जा सकती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है अभी, पीपीवी का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड एफआर का मतलब फार्मर्स राइट्स, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है, इस पे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो किसानों के जो अधिकार हैं वो इस अधिनियम, इस एक्ट यानी जो 2001 के अंदर एक्ट या अधिनियम आया था, इस एक्ट के अंतर्गत किसानों को भी कुछ अधिकार दिए गए। तो कौन कौन से अधिकार हैं उनके बारे में आपको बताना चाहिए। सबसे पहला है बीज का अधिकार, राइट ऑफ सीड्स, ठीक है। कोई भी फार्मर जो है वो मार्केट से, है ना, बाजार से बीज लाता है और उसको फील्ड के अंदर या खेत के अंदर उगाता है ताकि वो फसल ले सके, ठीक है। जब उसकी फसल पककर तैयार हो जाती है तब उस फसल जो भी बीज प्राप्त होता है उसमें से वो कुछ बीज को बचा सकता है, किसके लिए, अगले वर्ष बीज को बोने के लिए, है ना, उसको सीड की तरह या बीज की तरह यूज करने के लिए, ठीक है। तो एक फसल के बीज को वो बचा सकता है, सेव कर सकता है, उसकी अगले वर्ष बुआई कर सकता है, ठीक है, सोइंग जो है अगले वर्ष कर सकता है। उसको मार्केट से बीज लेने के लिए बाध्यता नहीं है ना, वो बाजार से बीज ले भी सकता है, नहीं भी ले सकता, ये उसके अधिकार में है, ठीक है, उसको बाध्य नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वो आदान प्रदान कर सकता है, जैसे मान लीजिए कोई पड़ोस में कोई दूसरा किसान है या फार्मर है, उसके साथ वो बीज जो है उसका आदान प्रदान भी कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, ये भी उसका अधिकार है। साझा वह बेच सकता है, ठीक है, इस बीज को वो बेच भी सकता है, किसी दूसरे फार्मर ने अगर मान लीजिए उसको खरीदना है तो उसको वो बेच भी सकता है, सेल कर सकता है। तो ये अधिकार हैं जो कि बीज से संबंधित दिए गए हैं, किसको, किसान को। दूसरा है पंजीकरण का अधिकार, राइट ऑफ रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए जो फार्मर है या किसान है, अब मैंने आपको ये बताया था कि कोई भी प्लांट वैरायटी है या पादप किस्म है वो प्लांट ब्रीडर के द्वारा या पादप प्रजनक के द्वारा विकसित की जाती है, लेकिन नई किस्म किसी किसान के द्वारा भी विकसित की जा सकती है, किसी फार्मर के द्वारा भी उसको डेवलप किया जा सकता है, ठीक है। तो मान लीजिए किसी फार्मर ने एक फसल की नई किस्म, एक क्रॉप की न्यू वैरायटी जो है वो डेवलप की है, विकसित की है। अब उसके पास ये अधिकार है कि ये उसका सर्टिफिकेशन, सॉरी रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण करा सके, ठीक है। तो वो अपनी नई किस्म का पंजीकरण करा सकता है, ये अधिकार दिया गया है कानून के अंदर या लॉ के अंदर, ठीक है। तीसरा है सम्मान का अधिकार, ठीक है, राइट ऑफ ऑनर। तो ये जो अधिकार है वो पीपीवी एंड एफआर एक्ट के अंतर्गत उसको दिया गया है। तो उसमें एक प्रावधान है, क्या प्रावधान है अभी, जिस किसान ने या जिस फार्मर ने उन्नत किस्म को विकसित किया है या इम्प्रूव्ड वैरायटी को डेवलप किया है, उस किसान को पहचाना जाए, उसको आइडेंटिफाई किया जाए और फिर उसको सम्मानित किया जाए, उसको उसका ऑनर दिया जाए, ठीक है। इससे होगा क्या, अभी जो किसान है या फार्मर है उसको प्रोत्साहन मिलेगा, है ना। और भी कई किसान होंगे जो नई किस्म या नई वैरायटी डेवलप करना चाहते होंगे, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, एनकरेज होंगे वो, है ना, नई किस्म को विकसित करने के लिए। इसके अलावा और क्या फ़ायदा है, जो फसली किस्म
किसान के द्वारा विकसित की गई है, जो न्यू प्लांट क्रॉप वैरायटी फार्मर के द्वारा डेवलप की गई है, वो कंजर्व्ड हो जाएगी, वो संरक्षित हो जाएगी, मतलब उसका जो नाम है वो लिस्ट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उन्नत किस्मों की लिस्ट में उसका नाम आ जाएगा। तो ये भी एक अधिकार है जो कि फार्मर को दिया जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट आता है मुआवजे का अधिकार। ठीक है, मुआवजे का अधिकार किस तरह से है? मान लीजिए एक किसान ने या एक फार्मर ने किसी कंपनी का बीज जो है वो मार्केट से खरीदा। ठीक है, वो बीज जो था वो पंजीकृत था, ठीक है, रजिस्टर्ड सीड था। उसने बीज को बो दिया अपने खेत के अंदर, लेकिन जो फसल थी वो खराब हो गई। ठीक है, किस वजह से खराब हुई? बीज की वजह से। ठीक है, रजिस्टर्ड सीड की वजह से या पंजीकृत बीज की वजह से, जो कि कंपनी के द्वारा किसी कंपनी का ऑथोराइज था। ठीक है, तो किसान के पास ये अधिकार है कि वो कंपनी से मुआवजे की मांग कर सकता है ना। जितना जितना उसका फील्ड था, जितना बीज उसने उगाया था खेत के अंदर, उसके अकॉर्डिंग जो भी उसका नुकसान हुआ है किसान का, वो कंपनी को देना होगा। ठीक है, ये अधिकार दिया गया है किसको? फार्मर को या किसान को। तो ये मुआवजे का अधिकार है। उसके बाद लास्ट इसमें आता है पंजीकृत किस्म के बीज का अधिकार। जो रजिस्टर्ड वैरायटीज होती हैं, उसका जो सर्टिफाइड सीड होता है या प्रमाणीकृत बीज होता है, उसका भी राइट या अधिकार किसान को दिया गया है। ठीक है, ये जो अधिनियम बनाया गया था 2001 के अंदर, या एक्ट बनाया गया था, ये सुनिश्चित करता है या इंश्योर करता है कि जितने भी किसान हैं उन सभी को पंजीकृत किस्म का, रजिस्टर्ड सीड का, जो रजिस्टर्ड किस्म का या वैरायटी का जो सीड है वो मिल सके। ठीक है, और सही मूल्य पर मिल सके। ऐसा नहीं है कि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा मूल्य पर बीज मिल रहा हो, है ना, किसी किसान को बहुत ज़्यादा मूल्य पर मिल जाए, किसी को बहुत ही सस्ता मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी को समान मूल्य पर, सही मूल्य पर पंजीकृत किस्म या रजिस्टर्ड वैरायटी का सीड जो है वो उपलब्ध हो सके। ये अधिनियम जो है वो अधिकार देता है किसको? फार्मर को। ठीक है, तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।